Hello everyone, this is the second part of the video. The chapter name is What is Democracy? In the first video, we have talked about the definition of democracy and its various features. तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी बेसिकली होती क्या है. डेमोक्रेसी इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स. लोग जो हैं वो अपना नेता जो होते हैं उसको खुद चुनते हैं. हमने ये भी पढ़ा था कि दुनिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं. एक वो जो डेमोक्रेटिक होती हैं, दूसरी वो जो नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं, मतलब कि उनमें लोगों को अपना लीडर चुनने की आज़ादी नहीं होती है. उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के अलग अलग फीचर्स के बारे में पढ़ा था. पहला फीचर था कि सारे लोगों को वोटिंग राइट होनी चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन वोटिंग, मतलब कि आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों वोट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेद ना हो. उसके बाद हमने उसमें एक और फीचर था कि जो लोग फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मतलब इलेक्शन में किसी भी प्रकार की गलत प्रैक्टिसेस का यूज़ ना हो, जैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतलब उस सब चीज़ों का इस्तेमाल ना हो. उसके बाद एक फीचर था डिसीजन मेकिंग. जो डिसीजन है कंट्री से रिलेटेड वो सारे वो लीडर्स लें जो इलेक्टेड हैं, नॉन इलेक्टेड रूलर्स डिसीजन ना लें. ये एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है डेमोक्रेसी का. उसके बाद जो फीचर था वो ये था कि लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, मतलब कि उन्हें अपने व्यूज़ रखने की आज़ादी होनी चाहिए, भले वो व्यूज़ गवर्नमेंट के फेवर में हो या उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट डज नॉट मैटर. आज हम पढ़ेंगे कि लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं. ठीक, तो जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में वो आता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग. हर 5 साल के बाद इलेक्शन होती है, उसके बाद क्या होता है कि लीडर जो है या पार्टी जो है वो बदल जाती है. तो उससे क्या होता है, लोग कहते हैं कि इनस्टेबिलिटी आती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में. दैट डज नॉट मैटर. द एक्चुअल थिंग दैट मैटर्स इज कि गवर्नमेंट तभी बदलती है जब लोगों को रूलर पसंद नहीं आता है, तभी तो वो उसको चेंज कर देते हैं. उसके बाद इट इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल कंटेस्ट, हेंस नो मोरालिटी. अब ये भी सही है कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, लोग बहुत गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए. फिर जो तीसरा आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है स्लो प्रोसेस का. स्लो प्रोसेस मतलब जैसे इंडिया ही है, अगर हम कोई केस करते हैं कोर्ट में तो सालों लग जाते हैं उसका डिसीजन आने में. तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं. उसके बाद कुछ लोग कहते हैं करप्शन. करप्शन तो सभी को पता है कि आज के टाइम में इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. पर ऐसा भी नहीं है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वहाँ करप्शन नहीं होता है. अब कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है. बस हमें ये देखना होता है कि कौन ज़्यादा अच्छी है. तो जो डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो शायद जो आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिए जाते हैं उनसे ज़्यादा मैटर करते हैं. सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो है अकाउंटेबिलिटी का. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है. एक एग्जाम्पल था चाइना का कि चाइना में एक फेमाइन आई थी इन 1960s में. ठीक है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट फेमाइन एवर रिकॉर्डेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री. तो उसमें क्या हुआ था, और इंडिया में जब से हम आज़ाद हुए उसके बाद तो कोई ऐसा फेमाइन आया नहीं है. तो लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया में इसलिए नहीं आया, ऐसी कोई महामारी या कोई आपदा इसलिए नहीं आई क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जहाँ पर भी कमी होती है तो जो अपोजिशन होता है या जो लोग होते हैं वो खुद ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो अपने काम की समीक्षा समय समय पर करती रहती है. अभी आप रिसेंट एग्जाम्पल ले लें, अगर हम कोरोना का एग्जाम्पल लें तो उसमें ये था कि पहले चाइना ने मना कर दिया कि नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है. अगर यही बीमारी इंडिया से स्टार्ट हुई होती तब तो हमारे यहाँ के लोग ही और हमारे यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी चिल्ला चिल्ला के सबको बता देती नहीं ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है जी, गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोल रही है.
और चाइना में क्या होता है, सिंस देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, लोगों को कहने की भी आज़ादी नहीं है। जो पहला डॉक्टर जिसने कोरोना के बारे में बताया था उसको जेल में डाल दिया गया था। अगर इंडिया में कोई डॉक्टर बताता तो उसको जेल में तो नहीं डाला जाता, उल्टा लोग उसको अप्रिशिएट करते कि उसने पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती हैं, क्योंकि उनके पास एक अपोजिशन होता है, जो लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली उसके काम को देख रहे होते हैं। तो जो गवर्नमेंट का काम होता है वो कंटिन्यूसली चेक में रहता है। हैंस जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दे आर मोर अकाउंटेबल। सेकेंड चीज़ है अ मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। अब जो इंडिया है इतनी डाइवर्सिफाइड है, इतने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, कभी कभी लैंग्वेजेस के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो एक मिडल वे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। अब सपोज करिए कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं होती, ठीक है, और दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो जाता, तो गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो वो किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती, तो वो उसको फ़ायदा पहुंचाती। तो दूसरे पक्ष को ऐसा लगता कि नहीं, हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। उस केस में क्या होता कि वो जो दूसरा पक्ष था उसके मन में हमेशा कोई ना कोई गिल्ट रह जाता और वो कभी भी एक दूसरे के साथ पीसफुली नहीं रह पाते। पर जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करती है, कोर्ट्स होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी प्रेशर से, गवर्नमेंट के प्रेशर से। तो क्या करते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली फ्री एंड फेयर डिसीजन देने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों का जो सरकार के प्रति आस्था जो है या देश के प्रति जो आस्था है वो बनी रहे। हैंस जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं दे आर मोर एफिशिएंट इन डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। अब जो तीसरी बात आती है वो ये आती है कि इट इंटेंसिफाइज द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन। ठीक है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, लॉ की नज़र में सब समान होते हैं। जैसे गरीब इंसान को वोटिंग राइट है वैसे ही अमीर इंसान को वोटिंग राइट है। जैसे गरीब इंसान के वोट की वैल्यू एक है वैसे अमीर इंसान के वोट की वैल्यू भी एक ही है। ठीक, जैसे गरीब इंसान को बेसिक राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही अमीर इंसान को राइट्स मिले हुए हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आई ऑफ लॉ, हेंस द डेमोक्रेसी इंटेंसिफाइज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। उसके बाद जो अगला आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन। जो गलतियां हैं गवर्नमेंट की वो छुपाई नहीं जा सकती हैं। अभी मतलब एक हमारे यहाँ तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आ गया है, तो उसके हिसाब से क्या है कि अगर हमें किसी भी सरकारी कामकाज की जानकारी चाहिए तो हम गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और हमें उस पे जानकारी मुहैया करा दी जाती है, बशर्ते वो बस देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई ना हो। ठीक, बाकी सारी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा दी जाती है। तो इससे क्या होता है, जो वर्किंग होती है गवर्नमेंट की वो ट्रांसपेरेंट बनती है, पारदर्शिता आती है। तो जो मिस्टेक्स होती हैं गवर्नमेंट की तो ज़्यादा दिन तक छुपाए नहीं छुपती हैं और लोगों को पता लग ही जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, या अगले सालों से अगली बार इलेक्शन में उसे हटा देना है। हेंस डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम। आखिरी आता है क्रिटिसिज्म एंड ऑपोजिशन। किसी भी देश की तरक्की में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसकी बातों को काटने वाला तो कोई होगा ही नहीं। नॉर्मल सिटीजन्स जो होते हैं वो इतनी जानकारी नहीं रख पाते हैं। ठीक, तो अगर एक ऑपोजिशन नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो फ्री हो जाती है, उसको लगता है कि जितने भी डिसीजन वो लेंगे वो सारे सही होंगे और उनका अपोजिशन कोई करेगा नहीं। हेंस अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। Criticism is also important. It keeps government in check and the policies of government in check. कि क्या वो जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं वो सही है देश के लिए या देश के लिए खराब है, ये ऑपोजिशन का ही काम होता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें अगर चैप्टर की समरी पे, तो डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली रूल ऑफ पीपल होती है। लोग जो होते हैं वो अपने नेताओं को खुद सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर उन्हें उन नेता का काम नहीं पसंद आता है तो अगले इलेक्शंस में उन्हें चेंज भी कर देते हैं। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सिटीजन्स को बहुत सारे राइट होते हैं अपनी बात रखने के। अब एक और भी चीज़ है कि डेमोक्रेसी को रूल ऑफ पीपल कहा जाता है, पर पीपल एक्चुअली रूल नहीं करते हैं। तो अब इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या हम सभी पार्लियामेंट में जाके बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं ना। तो उसलिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, अपने प्रतिनिधि, जैसे एमपी इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ताकि वो हमारे क्षेत्र की बातें देश के पार्लियामेंट में जाके रख सकें। इसीलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक डिसीजन मेकिंग में लोगों की भागीदारी बनी रहती है। इसीलिए जो डेमोक्रेसी है उसको रूल ऑफ पीपल भी कहा जाता है। रूल ऑफ पीपल का ये मतलब नहीं है कि लोग डायरेक्टली जाके रूल करें, वो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल कर रहे हैं, तो वो भी रूल ऑफ पीपल ही है।